स्टूडेंट्स, ये क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी है और लेसन 1 का ही एक टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो समय से प्राप्त होते रहें। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको कोशिका की परिभाषा बताई थी और कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था बायोलॉजी के विषय में, तो कोशिका की परिभाषा बताने के बाद अब नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी। क्या है कोशिका सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इसकी मुख्य बातें क्या थी, ये हम जानेंगे इस कोशिका सिद्धांत। ठीक, और ये कोशिका सिद्धांत इम्पोर्टेंट है कक्षा 9 के लिए, क्योंकि ये पूछा जाता है और कई कंपटीशन वगैरह में इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो विकल्प भी ऑब्जेक्टिव पूछ जाते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम मैथियस स्लीगन 1838, मैथियस स्लीगन 1838 तथा थियोडर स्वान 1839 ने दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? मैथियस स्लीगन तथा थियोडर स्वान ने दिया। कब दिया? मैथियस स्लीगन ने 1838 में और थियोडर स्वान 1839। ठीक, दोनों ने मिलकर दिया। और क्या बताया इन्होंने कोशिका सिद्धांत में क्या बताया? तो इनकी कुछ मुख्य बातें जो आपके सामने हैं। इन्होंने पहली बात बताई कि कोशिकाएं उपापचयी क्रियाओं की इकाई हैं। कोशिकाएं हैं जो वो उपापचयी क्रियाओं की इकाई हैं। मतलब अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रिया जो होती है वो दो क्रिया हमारे जो शरीर में जो दो प्रकार की क्रियाएं चलती हैं। एक होता है निर्माणात्मक और दूसरा होता है विखंडनात्मक। निर्माणात्मक क्या होता है कि जब दो सरल यौगिक मिलकर एक जटिल यौगिक का निर्माण करें। ठीक, रासायनिक क्रियाओं में क्या होता है कि जब दो सरल यौगिक मिलकर एक जटिल यौगिक का निर्माण करें तो उसे कहते हैं निर्माणात्मक। जैसे मान लेते हैं पेड़ पौधों का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वो वातावरण से CO2 ले लेते हैं और जल ले लेते हैं, तो CO2 और जल लेकर ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये इस प्रकार से एक निर्माणात्मक क्रिया हो गई। विखंडनात्मक क्रिया क्या हो गई? विखंडनात्मक क्रिया जैसे शरीर में शोषण होता है, शोषण में करता है ग्लूकोज होता है C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O। इसमें एक जो जटिल यौगिक है वो दो सरल यौगिकों में टूट जाता है। तो इस प्रकार से विखंडनात्मक क्रिया हो गई। ठीक, तो जो निर्माणात्मक क्रिया थी उसे बोलते हैं उपचयी क्रिया। जो निर्माणात्मक क्रिया थी उसे बोलते हैं उपचयी क्रिया, और जो विखंडनात्मक क्रिया होती है उसे बोलते हैं अपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया दोनों को सम्मिलित रूप से उपापचय कहते हैं। ठीक, तो उम्मीद है उपापचय समझ में आया होगा। तो पहली बात यही थी कि कोशिकाएं उपापचयी क्रियाओं की इकाई है। अगर कोशिका जीवित है तो उसमें निर्माणात्मक मतलब उपचयी और विखंडनात्मक मतलब अपचयी दोनों क्रियाएं अवश्य चलेंगी, अर्थात कह सकते हैं कि उपापचयी क्रियाएं अवश्य होंगी। ठीक, तो पहली बात इनकी यही है कि कोशिकाएं उपापचयी क्रियाओं की इकाई है। पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। फिर दूसरी बात उन्होंने बताई कि कोशिकाएं आनुवंशिकता की इकाई है। आनुवंशिकता मतलब क्या होता है? अब आनुवंशिकता से क्या मतलब है कि जो लक्षण हमारे बाबा में थे, परबाबा में थे, वो लक्षण हमारे पिताजी में आए, फिर पिताजी के जो लक्षण थे वो हम लोगों में आए,
फिर हमारे लोग लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे, फिर अगली पीढ़ी के लक्षण उनकी पीढ़ी में जाएंगे। तो इस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका स्थानांतरण ही, उनका ट्रांसफर ही आनुवंशिकता कहलाती है। और ये होगा किसमें? ये कोशिकाओं में होगा, जो लक्षण होंगे वो कोशिकाओं में ही होंगे। तो इसीलिए इन्होंने, श्रीडन और स्वान ने दूसरा पॉइंट बताया कि कोशिकाएं आनुवंशिकता की इकाई, ठीक, आनुवंशिकता की इकाई। फिर तीसरी बात इन्होंने बताई कि नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। अर्थात इन्होंने बताया कि जो नई कोशिका बनेगी, जो नई कोशिका बनेगी वो अपने पहले वाली कोशिका से बनेगी, वो अपने पहले वाली कोशिका से बनेगी और कुछ समय पश्चात वो पहले वाली कोशिका नष्ट हो जाएगी। ठीक इस प्रकार से जो नई कोशिका बनती है वो अपने पहले वाली कोशिका से ही बनती है। तो इनका तीसरा पॉइंट था कि नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये इनका कोशिका सिद्धांत है। ठीक, फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है सेल स्ट्रक्चर, कोशिकाओं की आकृति व आकार। तो जो कोशिकाओं की आकृति और आकार है, तो ये क्या होता है? देखिए, सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति, आकृति, आकार, कार्य सब भिन्न भिन्न होता है। तो वही लिखा है कि स्थिति व कार्य के आधार पर जो स्थिति है, सिचुएशन कैसी है और उनका कार्य क्या है, तो स्थिति और कार्य के आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग आकार की होती हैं। उनका अलग अलग आकार होता है, लेकिन अलग अलग आकार होता क्यों है? क्योंकि उनकी स्थिति और कार्य सबके अलग अलग होते हैं। तो स्थिति और आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर, स्थिति और कार्य के आधार पर कोशिकाएं गोल हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं, बेलनाकार हो सकती हैं, बहुभुजी हो सकती हैं, सर्पिलाकार हो सकती हैं, ठीक, षष्ठभुज हो सकती हैं। तो कोशिकाओं का आकार और आकृति जो होगा वो डिसाइड करेगा उनकी स्थिति और कार्य। ठीक, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हैं, जैसे प्लूरोनिमोनिया। ये जानते होंगे आप कि जो न्यूमोनिया रोग है, वो प्लूरोनिमोनिया जो है वायरस फैलाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, प्लूरोनिमोनिया नामक जो वायरस है, वो सबसे छोटी कोशिका है। वो सबसे छोटी कोशिका है जिसका आकार 0.1 माइक्रोन होता है, जिसका आकार 0.1 माइक्रोन होता है। ठीक, तो ये संसार की सबसे छोटी कोशिका है। फिर दूसरा फैक्ट है कि तंत्रिका कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है और इनकी लंबाई 1 मीटर या इससे अधिक हो सकती है। तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं, इनकी लंबाई जो होती है वो 1 मीटर या अधिक हो सकती है। ठीक, तीसरा जो फैक्ट है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। आप शुतुरमुर्ग का नाम सुने होंगे। तो जो शुतुरमुर्ग होता है ऑस्ट्रिच, उसका जो अंडा होता है वो अंडा जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। ठीक, जिसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है। जो अंडा है वो भी प्रकार की कोशिका है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। आप इसको अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कोशिका सिद्धांत, क्योंकि ये कोशिका सिद्धांत कई बार पूछा जाता है पेपर में 9th में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कोशिका की संरचना, और वो भी कौन सी? पादप कोशिका की संरचना। पूरा उसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, तो आप इसको नोट करिए, पढ़िए। कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट्स में पूछिए। धन्यवाद।